देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बिहार की ये घटना जो आज भी काफ़ी मशहूर है, इस दिलचस्प किस्से को और भी करीब से जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये घटना वास्तविकता की कड़ी है जो आज भी वहाँ मदनलाल जैसे व्यक्ति को कपकपा देती है। कहते हैं रात के समय पटना से लेकर औरंगाबाद के बीच एक हाईवे पड़ता है जो बिल्कुल वीरान सा है, लेकिन इस दौरान हाईवे से सटा हुआ एक तालाब जो आज इस हाईवे को और भी डरावना बना रहा था। मदनलाल अपने साथियों के साथ सड़क के काम में जुटा हुआ था और रात होने के बाद भी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सभी अपने काम में लगे हुए थे। बढ़ती इस गर्मी के मौसम में भी धीरे धीरे खराबी होने लगी और काले बादल आसमान में छा गए। चांद तारों को कुछ ही पल में काले बादलों की एक मोटी चादर ने अपने अंदर ढक लिया। मदनलाल वहां पर मौजूद कर्मचारियों का ठेकेदार था जो इन सभी कर्मचारियों को काम करवाने के लिए इनके आसपास ही मंडराता रहता। शाम होने के बाद भी सभी लोग काम में जुटे थे। वहां से थोड़ी दूर आगे एक सुनसान भवन था और ये सभी लोग वहीं पर वास करते थे। आज की रात वो काफी समय तक काम करने वाले थे। जैसे ही रात हुई तो मदनलाल स्ट्रीट लाइट के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। मदनलाल नामक उस व्यक्ति को शराब की लत से वो जहाँ भी जाता तो इस बात की पहचान कर लेता कि आखिर यहाँ से दारू का ठेका कितनी दूर है। दिन भर वो शराब के नशे में चूरी रहता। डर को डरा देने वाली इस वीरान जगह में काम करना कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन अपना धंधा होने के कारण मदन को मजबूरन इस जगह पर काम करना पड़ रहा था। रात के करीब 9:45 बजे के आसपास मदन अपनी आदत से लाचार होकर शराब के उस ठेके की तरफ चल पड़ा और शायद उस दारू के ठेके की दूरी भी बहुत कम थी, लेकिन शराब की लत कुछ ऐसी होती है जो इंसान को कहीं पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। मदन निकल पड़ा अपने नशे की तलाश में। दूसरी ओर सारे मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। पटना को जोड़ने वाला ये हाईवे हमेशा की भांति आज भी अपने सुनसान रूप के लिए डरावना बन रहा था, लेकिन मदनलाल को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं था। तभी वो तेज तेज आगे की तरफ चलता रहा और कुछ समय के बाद वो एक छोटी सी घाटी के पास पहुंचा। तब तक हल्की फुल्की बारिश भी शुरू होने लगी थी। मदन को भीगना भी कहाँ पसंद था, तो वो उस दुकान के अंदर पहुंच गया जिसमें शराब की भरमार थी। फिर कुछ देर के लिए तो मदन वहीं थमा रहा और बाद में शराब खटकते हुए एक होकार भरकर वापस निकल पड़ा। आदमी चाहे कितने भी पैसे कमा ले, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा दर्द देती है। आज मदन को शराब कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी कि उसे सड़क पर बड़े बड़े नाखून वाले जानवर दिखने लगे और असली मुद्दा तो ये भी था कि उन सभी की आकृति बिल्कुल एक जैसी बनी हुई थी। सर पर बड़े बड़े सींग और लंबे चौड़े कद काठे और मोटे मोटे बालों से ढके हुए मसल्स। पहले तो वो किसी पहलवान की तरह लग रहे थे, लेकिन जब उनके सर में 2 बड़े बड़े सींग नजर आए तो यह एहसास तो जरूर हुआ कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। इधर मदन को लग रहा था कि जरूर शराब ने उनके माथे में कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा दी है, जिस कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी आंखों को मसलने लगा और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सामने सड़क एकदम सपाट पड़ी थी, जिसके ऊपर हल्के फुल्के सूखे पत्ते टहल रहे थे। उसे थोड़ी सी शांति मिली और उसके तुरंत बाद ही वो अपने कर्मचारियों की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसे उनके ऊपर निगरानी भी रखनी थी। इससे पहले कि वो कुछ ही कदम पटक पाता कि उसके पीछे से किसी महिला की आवाज़ आई। यह आवाज़ उसके ज़्यादा करीब तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसी सड़क पर कोई महिला है। लिहाजा जब मदन पीछे पलटा तो उसने देखा कि एक आदमी जो एक औरत के हाथ को पकड़े उसे घसीट रहा था। ये नज़ारा इतना साधारण नहीं था, क्योंकि मदन इसका एहसास कर सकता था। ये कुछ तो अटपटा सा था, लेकिन इस समय मदन बीच में नहीं बोला और बगल में मौजूद एक पेड़ के पीछे छुपकर इस दृश्य को देखने लगा। मदन काफ़ी देर तक उस पेड़ के पीछे छुपा रहा और उसके बाद उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक हट्टा कट्टा नौजवान उस औरत के गले को काटने में जुटा हुआ था। वो महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी। मदद की गुहार चारों तरफ गूंज रहे थे, लेकिन मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इस समय मदन भी बुरी तरह से कांप गया, तो उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस आदमी के समक्ष जाकर उस महिला की मदद कर सके। उल्टा वो आदमी इतना भयंकर लग रहा था कि इस समय वो किसी को भी बर्दाश्त ना करे। देखते ही देखते उस शख्स ने उस महिला के शरीर को 2 भागों में बांट दिया
उसकी कटी हुई मुंडी बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मदन का सारा नशा बस पल भर के अंदर ही उतर गया। फिर उसके बाद वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की गुहार इतनी तेज़ थी कि वो पूरा वीरान इलाका गूंजने लगा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मदन के शरीर से पसीने निकलने लगे। उस महिला की कटी हुई मुंडी अचानक ही किसी जानवर के रूप में बदल गई और उस औरत का आधा शरीर किसी जानवर के रूप में बदल चुका था और अब उसके शरीर की बनावट भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। डरावना दिखने वाला हिस्सा अब अपने आप ही जुड़ने लगा और वो औरत किसी भयंकर जीव के रूप में वहाँ पर उपस्थित हो गई। खून से लथपथ दिखने वाला उसका शरीर मदन की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन मदन लाल तो अभी तक उनको दिखा ही नहीं। फिर उन्हें यह आभास कैसे हुआ कि यहाँ पर कोई मनुष्य भी है। मदन तो उस वक्त हैरान रह गया जब उस औरत ने मदन को एक हल्की सी स्माइल दी और अपने खून से सने हुए दांत अपने जबड़े से बाहर निकाल दिए। एक अकेला इंसान को डराने के लिए इतना काफ़ी होता है। इस समय मदन की हालत पतली पड़ने लगी और उसके बाद एक जोर की चीख के साथ मदन बेहोश हो गया। शायद उस भयंकर डायन ने मदन के शरीर को जकड़ लिया था। तभी उसके कुछ मजदूर लोग उसके पास पहुंचे तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह से लहूलुहान था। सही समय पर वो लोग मदन को पास के तालाब में लेकर गए। वहीं पर मदन के शरीर को साफ किया गया, लेकिन उसका खून तो थम ही नहीं रहा था। उसकी पूरी बॉडी के अंदर से खून निकलने लगा। जब मदन को होश आया तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मदन को इसी समय अस्पताल की आवश्यकता थी। वो मजदूर किसी तरह मदन को वापस हाईवे पर लेकर लौटे। तब तक मदन को हल्का फुल्का अब होश आ चुका था। वो मजदूर किसी गाड़ी का इंतजाम करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो उन्होंने मदन को सड़क के बगल में लेटा दिया। फिर करीब 15 से 20 मिनट के बाद एक गाड़ी मदन के पास आकर रुकी। तभी मदन ने देखा कि यह अस्पताल की एम्बुलेंस कार थी जिसके अंदर कुछ डॉक्टर लोग बैठे हुए थे। वो उन्हें देखते ही थोड़ा शांत हुआ और उसके बाद कुछ लोगों ने उसे पकड़कर अंदर लेटा दिया। गाड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मदन पूरा सिकुड़ सा गया। उसके शरीर में ठंड का जाम सा लगने लगा। अब वो पूरी तरह से कांप रहा था और उसके बदन से खून निकल रहा था। अभी भी मदन अपनी अधखुली आंखों से चारों तरफ के दृश्य को देख सकता था और जब उसने अस्पताल का नज़ारा देखा तो उसने पाया कि अस्पताल के अंदर सब कुछ एकदम पुराना और खंडर है। वो इन चीज़ों को बहुत साफ तरीके से तो नहीं देख पाया और उसके बाद मदन को एक रूम में रखा गया जिसके अंदर ठंड का जमावड़ा था। फिर काफ़ी देर तक मदन इन सब चीज़ों को देख रहा था। अस्पताल देखने में जितना शांत लग रहा था असल में उतना ही दहशत से भरा हुआ था। फिर करीब आधे घंटे के बाद जब मदन ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसे एक अजीब सी बदबू आ रही है और ये बदबू लगातार उसके नाक में घुसती ही जा रही थी। किसी तरह मदन ने अपनी मुंडी को अपनी बाएं तरफ घुमाया तो उसने देखा कि एक नर्स जिसके हाथ में एक इंसानी हड्डी थी और वो डॉक्टर महिला उन हड्डियों को चबाकर खा रही थी। लेकिन जब मदन ने उसका असली रूप देखा तो उसे पता चला कि आज वो किस मुसीबत में फंसा है जो कुछ देर पहले उसने सड़क के बीचों बीच देखा था। जबड़े से निकले 2 दांत और सर पर अजीब अजीब दिखाई देने वाले डरावने लंबे लंबे सींग। मदन को विश्वास हो चुका था कि बस कुछ ही कदम आगे उसकी मौत है। अगर वो जिंदा बचना चाहता है तो उसे खुद से हिम्मत करके यहाँ से निकलना होगा, वरना आज उसकी जान बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अभी मदन वहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहा था कि उस नर्स ने मदन की आंखों में आंखें डाल दी। यानी कि अब दोनों को पता चल चुका था कि यहाँ क्या चल रहा है। उस अस्पताल की एक एक चीज़ अचानक टूट टूट कर नीचे गिरने लगी और पूरे अस्पताल के अंदर एकदम से भूकंप सा मच गया। अभी तक मदन लाल का एक बेड ही ऐसा था जो सही सलामत था, लेकिन इस समय मदन को अपनी जान बचाने के खातिर अपने बेड से उठना पड़ा। हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन जब बात जान पर आ गई तो उसे हिम्मत भी जुटानी पड़ी। मदन लाल पूरी ताकत झोंकते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पाँव तो अभी अपनी जगह से उठ तक नहीं पा रहा था और अब वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जब मदन को लगा कि अब इतनी आसानी से ये काली शक्तियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख पुकार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पूरा अस्पताल हिल गया और उसके बाद वो अपने भगवान का नाम जपने लगा। कहते हैं अगर भगवान को पूरी इच्छा के साथ याद किया जाए तो वो पत्थर को भी फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं।
तभी मदन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जपने लगा और बस कुछ ही क्षणों के बाद उसके सामने वाली दीवार में एक लंबा चौड़ा छेद बन गया, जिसके अंदर से वो बहुत ही आसानी से निकल गया। लेकिन अब तक मदन के पूरे शरीर में घाव बन चुके थे, जिसके अंदर मक्खियां इधर से उधर चक्कर काट रही थी। दर्द तो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन जिंदगी बचाने की खातिर उसे भागना ही पड़ा। करीब 15 मिनट भागने के बाद उसे अपने सामने एक तेज रोशनी चमकती हुई दिखी। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो उसी की लाश थी जिसके ऊपर रोशनी चमक रही थी। मदन का दिल पूरी तरह दहल चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसे जहाँ इतना दर्द हो रहा था तो वहीं उसके समक्ष उसका शरीर पड़ा था। लेकिन ये कैसे संभव था? भगवान की श्रद्धा और विश्वास ने उसे उन शैतानों से तो बचा लिया, लेकिन अब इस माया भ्रम को तोड़ने के लिए वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा और उसके तत्पश्चात ही मदन की आंखें बंद हो गई। बाद में जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक अस्पताल की गाड़ी में बैठा था। उसमें कुछ और भी लोग बैठे हुए थे और उस एम्बुलेंस गाड़ी के अंदर कुछ मरे हुए लोगों की लाशें भी थी। मदन को कुछ देर के लिए होश तो आता और उसके बाद वो बेहोश हो जाता। लगातार ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब आखिरी बार मदन ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो अस्पताल के अंदर ही लेटा हुआ था और गंभीर अवस्था में था। इस समय उसका शरीर सड़ रहा था। मदन ने अपनी इस दर्दनाक घटना को मुख जवानी सबको सुनाया और तकरीबन 11 दिन बीत जाने के बाद वो मर गया। उसके मरने का कारण आज तक कोई भी नहीं जान पाया, लेकिन एक व्यक्ति है जो इस रहस्य को अच्छे से जानता है। लेकिन कहते हैं जैसे ही वो किसी को इस रहस्य के बारे में बताएगा तो वो अपने प्राण गंवा देगा। पटना तक टच होने वाले इस रोड पर सालों पहले एक्सीडेंट के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई थी। शायद वही आज मौत बनकर कहर बरपा रही है। कहते हैं यहाँ से करीब 17 किलोमीटर आगे एक अस्पताल है जो भूतों का गढ़ माना जाता है। कभी कोई भी गंदी लत हमें अपने मौत के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें सावधान और नशे की चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।